टर्मिनोलॉजी और लिख लो, हाइड्रोसील और हीमोसील। देखो ट्यूनिका वेजिनलिस के दो स्तर हमने देखे थे, पैराइटल और विसरल, दोनों के बीच में गुहा थी। अगर उस गुहा में फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन ट्यूनिका वेजिनलिस, अगर ज्यादा फ्लूइड वहां पर जमा हो जाता है तो उस डिसऑर्डर को हाइड्रोसील बोलेंगे। और अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया वहां पर, एक्यूमुलेट होने का मतलब है जमा हो गया, ज्यादा एकत्रित हो गया वहां पे, तो उसको हीमोसील बोलेंगे वहां पे। ठीक है, ये और लिख लो, हाइड्रोसील और हीमोसील। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें पहले वाले पोर्शन में कोई डाउट आपको? डायग्राम समझने में आ गया था, सारे पार्ट्स पता लग गए थे? चलो ठीक है, देखो अब आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब। तो अगला टॉपिक लिख लो, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। इसको बेटा इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब कहते हैं, हिंदी में रेता नलिका भी कहते हैं इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब को। तो देखो बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब ये वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ऐसा पता है क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि टेस्टिस की मेन स्ट्रक्चर में और टेस्टिस के जो फंक्शन है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करना है ना, और फिर जैसे शुक्राणु निर्माण करना, तो ये सभी फंक्शन इसी एरिया से होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसिडर करते हैं। शुक्र जनन नलिका के बाह्य आवरण, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर को हम बोलेंगे ट्यूनिका प्रोप्रिया, और अंतः स्तर को हम बोलेंगे यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जनन उपकला। जर्मिनल एपिथेलियम जो सरल घनाकार उपकला होती है। ठीक है, जनन उपकला कहते हैं। ठीक है, शुक्र जनन नलिका के, शुक्र जनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। ठीक है, अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। और अंतराली अवकाश में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, तो वो देखो, अंतराली अवकाश में रक्त वाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स, प्रतिरक्षात्मक कोशिका, प्रतिरक्षात्मक कोशिका, प्रतिरक्षात्मक कोशिका ये शुक्राणुओं को, या फिर जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन आ गए है ना, तो उनसे स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी है बेटा यहां पर अंतराली या कोशिका, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ठीक है, अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका। और अंतराली और लीडिंग कोशिका का फंक्शन आपको पता है बेटा, ये क्या कर रही है? टेस्टोस्टेरोन या जो मुख्य एंड्रोजन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। और ये कंट्रोल कौन से हार्मोन से होगी? LH या फिर ICSH से कंट्रोल।
ठीक है, तो ये जो सेल होती है बेटा यहाँ पर अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका, LH हार्मोन या ICSH हार्मोन से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ये तो हमने नलिका के बाहरी क्षेत्र में कोशिकाओं के बारे में देखा है। अब देखो बेटा यहाँ पर प्रत्येक नलिका में दो प्रकार की सेल प्रेजेंट। नलिका के कौन कौन सी होती है नलिका के अंदर, उनकी बात करते हैं। देखो एक सेल जो है इसको तो हम बोलेंगे यहां पर नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, या फिर आप इसे इंग्लिश में मेल जर्म सेल कह सकते हैं, मेल जर्म सेल। और दूसरी सेल है बेटा यहां पर सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम, आप इसे सस टेंटाकुलर या फिर नर्स कोशिका भी कह सकते हैं। ये सर्टोली कोशिका के दूसरे नाम होते हैं सस टेंटाकुलर और नर्स कोशिका। अब देखो बेटा इसकी बात करते हैं, नर जनन कोशिका है ना, जो शुक्राणु बनाती है। एक्चुअल में ये जो नर जनन कोशिका है इसको आप स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे इस सेल को? स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो कई बार ये पूछे जाते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कहां से होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण जनरली ये बता देते हैं कि जनन उपकला से होता है, लेकिन एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया जनन उपकला से नहीं बनती है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया, ये देखो बेटा यहां पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनती है। कहां से बनती है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनती है। इसको आप हिंदी में प्रारंभिक जनन कोशिका कह सकते हो। और अगर वास्तव में अपन इसकी भी बात करें कि यार प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहां पर बनती है, तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल यॉक सैक, यॉक सैक जिसको हम कहते हैं पीतक कोश, तो ये पीतक कोश से बनती है, पीतक कोश से बनती है तथा गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में, या फिर आप इसको सेकेंड मंथ में, है ना, सेकेंड मंथ के भीतर। देखो वैसे 7वें सप्ताह में इनका डिफरेंशिएशन होता है टेस्टिस ओवरी का, तो ये सेकेंड मंथ से पहले, गर्भावस्था के सेकेंड, एक मिनट देखो, सेकेंड मंथ से पहले वृषण में आ जाती है। जैसे ही टेस्टिस डेवलप होते हैं उस टाइम पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है या जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो टेस्टिस के अंदर आ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, अब देखो जनन उपकला जो अपन पढ़ते हैं ये वाली है ना, जो अंत स्तर है, अपन ध्यान देते हैं कि यार जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला, तो एक्चुअल में दिमाग यहां पर ही काम करता है कि यार यहीं से स्पर्म बनते होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पर्म यहां से नहीं बनते हैं। और वास्तव में इसको जनन उपकला शब्द कहना भी गलत होता है। ठीक है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई यहां से स्पर्म बनेंगे, है ना, ये केवल एक लेयर बना रही है अंदर की तरफ, है ना, एक स्तर बनाती है शुक्र जनन नलिका के अंदर की तरफ। वास्तव में जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे, और स्पर्मेटोगोनिया जो प्रारंभिक जनन कोशिका है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनती है, और जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो यॉक सैक से बनती है। तो देखो जब भ्रूण अवस्था होती है ना, जैसे मान लो कि मतलब जैसे निषेचन हुआ, जाइगोट बन गया, है ना, और जाइगोट बनने के बाद में फिर वो उसका अंतर रोपण होगा,
मतलब गर्भाशय के अंत स्तर से चिपक जाएगा। अब जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूण के बाहर की ओर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनती है, जो हम चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो उन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के नाम होते हैं एमनियोन, कोरियोन, अलेंटोइस और यॉर्क सैक। ऐसे 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। समझ गए बेटा? 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। तो इनका काम जैसे भ्रूण को प्रोटेक्शन देना होता है, जैसे एंडियोन का, कोरियोन का काम हो गया भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाकी जो यॉर्क सैक है और अलेंटोइस है वो लेस डेवलप होती है हमारे में, ठीक है, ये लेस डेवलप है। तो यॉर्क सैक का काम तो, अब देखो इसके बारे में भी सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज आया होगा कि यार पीतक कोश में तो पीतक संचित होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये है ना, इसमें पीतक या योक स्टोर किया जाता है। लेकिन जो अंडज जंतु होते हैं ना, कि जिनमें पीतक की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनमें योक सैक ज्यादा डेवलप होता है। अब जैसे ह्यूमन में जो एग है वो अपीतकी है, तो उसमें योक सैक लेस डेवलप है। इसलिए योक सैक की उपस्थिति मानव में सरीसृप पूर्वस्था को दर्शाती है कि हमारे एंसेस्टर कौन थे? रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल से स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई, रेप्टाइल्स से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। अब रेप्टाइल्स तो कैसे हैं? अंडज, और स्तनधारी कैसे हैं? जरायुज, ठीक है। तो ये यॉर्क सैक की जो उपस्थिति है वो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को इंडिकेट कर रही है। आई बेटा बात समझने में? तो यॉर्क सैक के बेटा बहुत सारे फंक्शंस हो गए, जैसे इनिशियल ब्लड वेसल्स है वो हमारे में यहां से बनेगी। इनिशियल ब्लड सेल्स होती है आरबीसी वगैरह, वो यॉर्क सैक से बनती है। याद है हमने इसको सबसे प्राइमरी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन भी कंसिडर किया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी ब्लड यस सेल्स सर। यॉर्क सैक से बनेगी। अब यॉर्क सैक में प्रीमोर्डियल जर्म सेल बन रही है। अब बेटा चाहे आप नर भ्रूण की बात करो या मादा भ्रूण की बात करो, मेल और फीमेल फीटस के अंदर जो स्पर्म और ओव्यूम को बनाने वाली सेल है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगी, ऊगोनिया सेल जो ओव्यूम बनाएगी, तो इन दोनों सेल का निर्माण कहां से होगा? यॉर्क सैक से होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें कि स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया सेल का निर्माण यॉर्क सैक से होगा। यॉर्क सैक में होने के बाद में जो सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी होती है उससे पहले, वैसे मैं आपको एक्चुअली बताऊं 5वें सप्ताह में हो जाता है ये काम। अब आप सोच रहे होंगे कि 7वें सप्ताह में तो इनका डिफरेंशिएशन होता है ना। तो वो डिफरेंशिएशन होता है लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं वहां से, यॉर्क सैक से। जो ये प्रीमोडियल जर्म सेल है, अब प्रीमोडियल जर्म सेल 2 प्रकार की हो गई, एक तो स्पर्मेटोगोनिया और एक उगोनिया, है ना। तो ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल है वो 5वें सप्ताह में यॉर्क सैक से माइग्रेट करके ये जो प्रीमोडियल या सॉरी जो प्राइमरी गोनेड्स होते हैं, है ना, जो प्रारंभिक जनद होते हैं उनमें माइग्रेट कर जाती है, वहां पर चली जाती है। फिर डिफरेंशिएशन उनका 7वें सप्ताह में होता है। बात समझने में आई? इसीलिए मैंने 5वें सप्ताह को हटा करके सेकंड मंथ से पहले यहां पर लिख दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब इन सेल का कार्य क्या होगा? विकासशील भ्रूण को शुक्राणु को
विकासशील शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ? विकासशील शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्रदान करना। ठीक है, विकासशील शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, तभी तो नर्स सेल बोलते हैं, है ना। नर्स का मतलब होता है कि नॉरिश करना। नॉरिश मतलब हो गया पोषण देना, जैसे अपन कह रहे हैं नॉरिशमेंट, नॉरिश करना। तो जो सेल नॉरिश करती है स्पर्म को, नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, मतलब पोषण दे रही है, तो उसको नर्स सेल बोल दिया। सेकेंड फंक्शन है कि यहां पर जो डेड सेल्स होती है, मृत कोशिका है, उसका फेगोसाइटोसिस भी करेगी। तो मृत सेल का भक्षण भी करती है, फेगोसाइटोसिस भी कर रही है। ठीक है, थर्ड फंक्शन है बेटा ये वृषण रक्त अवरोधक का निर्माण करना। और वृषण रक्त अवरोधक में सेल जंक्शन कौन सा होगा? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, इनमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। अब इसका भी सुन लो काम क्या हो गया कि देखो ये जो सर्टोली सेल्स होती है ना, जैसे दो सर्टोली सेल है तो वो आपस में टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ जाती है ना। ये जो सेल है सर्टोली सेल, ये क्या है कि अपने शुक्र जनन नलिका में जो आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक पाई जाती है। ठीक है, जहां पर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक हो, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में तो ब्लड वेसल्स होती है। अरे भाई एपिथेलियल टिश्यू तो एवेस्कुलर है ना, कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो कर रहा है ताकि वहां से न्यूट्रिशन मिल सके। अब इनमें कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ट्यूनिका प्रोप्रिया एक संयोजी उत्तक का स्तरित हो गया, उसके ऊपर जनन उपकला है ना। तो वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी उसके समीप ये सेल पाई जाती है, सर्टोली सेल। तो ये क्या कर रही है कि जैसे ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन बन गया, ब्लड बोर्न टॉक्सिन बन गया, या ब्लड में कोई पैथोजन है, कोई एंटीबॉडीज वहां पर है, तो ऐसे जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली आपके सेमिनिफेरस ट्यूब में एंटर ना करे, तो पहले ये जो पदार्थ हैं वो पदार्थ पहले सर्टोली कोशिका में आएंगे और उसके बाद में फिर आगे होता है कि वो वहां पर जाना है या नहीं जाना है। तो पहले ऐसे जो पदार्थ है वो सर्टोली सेल में आएंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं कि प्यूबर्टी में बात करते हैं ना अपन, जैसे नर में जो प्यूबर्टी, जो यौवन आरंभ अवस्था होती है, तो उस यौवन आरंभ या प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। शुक्राणु का बनना ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, पहले नहीं हुआ। जैसे आप मान लो प्यूबर्टी का एज 12 से 14 साल मान लो, 12 ईयर मान लो कि 12 या 14 ईयर, 14 साल की एज में स्पर्म बनना स्टार्ट हुए, मतलब हैप्लॉइड सेल बन गई बॉडी के अंदर। क्या उससे पहले कोई हैप्लॉइड सेल थी? जो 14 ईयर की एज है उससे पहले कोई अगुणित कोशिका थी वहां पे? कोई अगुणित कोशिका नहीं थी, है ना। इसलिए वो जो हैप्लॉइड सेल है उसको हमारे इम्यून सिस्टम से भी प्रोटेक्ट करना होता है, नहीं तो इनके विरुद्ध प्रतिरक्षा बन सकती है, इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। आई बात समझने में? इसलिए वहां पर ऐसा होता है, ये जो टेस्टिस ब्लड बैरियर है वो इस तरह के सब्सटेंस को सेमिनिफेरस ट्यूब में आने से रोकेगा ताकि शुक्राणुओं को प्रतिरक्षा से बचाया जा सके। ठीक है, अगर ये नहीं होगा वहां पर तो कई प्रकार के एंटीबॉडीज, ठीक है, ऐसे टॉक्सिन्स, पैथोजन आ जाएंगे तो स्पर्म को डैमेज कर देंगे, वहां पे नष्ट कर देंगे उनको। अब बताओ बेटा, ये बात समझने में आई कि वृषण रक्त अवरोधक का कार्य क्या है? शुक्राणुओं को प्रतिरक्षा से बचाना। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है अंतःस्रावी। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर कि वृषण रक्त अवरोधक का कार्य क्या है? स्पर्म को प्रतिरक्षा से बचाती है या बचाना। ठीक है, स्पर्म को प्रतिरक्षा से बचाना, इम्यूनिटी से भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अंतःस्रावी संरचना का कार्य कर रही है।
अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ चुके हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है। तो यहां से कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स भी आते रहते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन का ये सिक्रेशन कर रही है ना, क्या क्या श्रावण करेगी, तो वो देखो बेटा। सबसे पहले हम बात करें यहां पर AMH। AMH का पूरा नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। याद आ गया क्या फंक्शन है इसका? नर भ्रूण में जो मुलेरियन नलिका है, मुलेरियन नलिका से मादा के द्वितीयक जननांग बनेंगे, तो मुलेरियन नलिका के विकास को रोक देता है। ठीक है, तो नर में मुलेरियन नलिका, नर में मुलेरियन नलिका के विकास का संदमन करेगा। कौन करेगा? AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है। सेकंड फंक्शन है बेटा ABP। ABP, ABP का पूरा नाम है एंड्रोजन। B का मतलब हो गया बाइंडिंग और P का मतलब हो गया प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो नाम से पता लग रहा है एंड्रोजन से बाइंड करेगा। एंड्रोजन कौन है यहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन है ना। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन के साथ में बाइंड कर जाती है, टेस्टोस्टेरोन के साथ में, और फिर शुक्र जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन की उच्च सांद्रता का नियमन करता है, ABP। ठीक है बेटा, तो ABP का फंक्शन क्या हो गया? यह शुक्र जनन नलिका में शुक्र जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन की उच्च सांद्रता का नियमन करता, हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, है ना, हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है बेटा यहां पर इनहिबिन। इनहिबिन, इनहिबिन भी आप लोगों को बताया हुआ है, और ये बेटा नीट में भी पूछा हुआ है इसके बारे में, इनहिबिन के बारे में, है ना। आपको इनहिबिन और एक्टिन दो हार्मोन बताए थे ना, जो GnRH को पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देंगे। ठीक है, तो इनहिबिन क्या करेगा? FSH की अति सक्रियता को रोकता है। FSH की अति सक्रियता का संदमन करता है। ध्यान रखना बेटा, मादा में FSH, फीमेल में जो इनहिबिन हार्मोन है वो ग्रेन्युलोसा सेल से स्रावित होता है। इनहिबिन ओवरी की ग्रेन्युलोसा सेल से स्रावित होता है। मादा में जो इनहिबिन हार्मोन आ रहा है वो अंडाशय की ग्रेन्युलोसा कोशिका से आएगा, वहां से स्रावित होगा, जो FSH की अति सक्रियता का संदमन करता है। ये इनके फंक्शन हो गए। अब मुझे ये बताओ, यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? एक एक्टिन लिख लेते हैं, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। ठीक है, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? क्लियर है बेटा, समझने में आ गया? चलो ठीक है, एक डायग्राम देखते हैं बेटा इसका। जैसे ये एक सेमेनिफेरस ट्यूब हो गई, और ये एक दूसरी सेमेनिफेरस ट्यूब यहां पर बना ली हमने। पहले समझ लो, फिर बाद में बना लेना आराम से। ठीक है, ये दूसरे वाले को हाफ ही मैंने बनाया यहां पर।
है ना। तो ये शुक्र जनन नलिका है। शुक्र जनन नलिका के बाहर का जो एरिया है इसको हम बोलेंगे यहां पर ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, ट्यूनिका प्रोप्रिया। और अंदर की तरफ इसमें ऐसे पिरामिड नुमा सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल हो गई, संख्या में कम होती है। तो ये जो सेल है इनको बोल रहे हैं हम यहां पर सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। और अंदर की तरफ से ये घनाकार उपकला से आश्रित है जिसको जनन उपकला कह रहे हैं। ये जो रेड कलर से एपिथेलियम हमने बनाई है ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जनन उपकला हो गया बेटा, जनन उपकला। और ये इसकी गुहा हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब की। ठीक है, ये इसकी कैविटी हो गई। अब इस नलिका के बाहर का जो क्षेत्र है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से ये लाइनिंग मैंने बना दी, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंतराली अवकाश। और अंतराली अवकाश में जो टिश्यू है उसको हम स्ट्रोमा या भरण उत्तक कहते हैं, है ना। यहां पर जो टिश्यू होगा अंतराली अवकाश में या शुक्र जनन नलिका के बाहर की तरफ, उसको भरण उत्तक या स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में देखो बेटा अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, जैसे यहां पर ये कुछ यहां पर रक्तवाहिनी होंगी, रक्तवाहिनी। और ये जो सेल्स हमने बनाई यहां पर यह है अंतराली कोशिका, अंतराली या लीडिंग कोशिका। ठीक है, और कुछ सेल्स यहां पर होती है प्रतिरक्षात्मक कोशिका, जैसे इसको मैंने लिखा प्रतिरक्षात्मक कोशिका। ये सभी इसके अंतराली अवकाश में पाई जाती है। ठीक है बेटा। अब दूसरे वाली सेमिनिफेरस ट्यूब देखो, उसमें हम डेवलपमेंट को बता रहे हैं कि स्पर्म कैसे बनेंगे, है ना। ये सेकंड वाली सेल में समझा रहे हैं कि स्पर्म कैसे बनते हैं, तो वो इस डेवलपमेंट में यहां पर बता रहे हैं। तो ये जो सेल है इसको तो आपने बोल दिया सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ठीक है। अब देखो ये जो जनन उपकला है ना, ये जनन उपकला हो गया। जनन उपकला को छोड़ो, हमें इसको नहीं देखना है। तो यहां पर कुछ ऐसे ये सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये बेटा डिप्लॉयड सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेगी, इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मतलब स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है ना। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थों को संचित करके अपने साइज में ग्रो कर लेती है। देखो आकार बढ़ गया अब इसका। ठीक है, अभी भी डिप्लॉयड सेल ही है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, केवल पोषक पदार्थों को संचित करके आकार में बड़ी हो गई। और इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड सेल ही होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट बनती है और ये सेल कैसी होती है, अगुणित होती है ना। और फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे और ये स्पर्मेटिड भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड है इनमें कुछ चेंज आते हैं और ये फिर चेंज हो जाते हैं किसमें, स्पर्म के अंदर। तो या तो आप इसको या फिर इसे स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं और ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है ना। तो ये देखो इस तरह से सेमेनिफेरस ट्यूब के अंदर स्पर्म बनते हैं। हमें इस प्रोसेस को डिटेल से पढ़ना है। तो अभी अपन एक काम कर रहे हैं, देखो रिसेंटली अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो अभी मैं आपको शुक्र जनन की प्रक्रिया समझा देता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, है ना। उसके बाद में फिर नर के द्वितीयक जननांग पढ़ेंगे। थोड़ी सीरीज चेंज कर रहे हैं ना, सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं टॉपिक की, क्योंकि अभी अपन ये सब चीज पढ़ी तो ये आपको थोड़ा और डिटेल से इसको मैं यहीं पर ही बता देता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। अब पहले तो आप ये देख लो कि सेमिनिफेरस ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम आपको समझने में आया नहीं आया, ये बता दो। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो ठीक है, 1 मिनट देखो, ये एनसीईआरटी में देख लेते हैं इसमें। देखो बेटा, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिका से स्तरित है, जिन्हें नर जनन कोशिका, नर जर्म कोशिका, शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखो स्पर्मेटोगोनिया, नर जर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये चीज मैंने आपको जो वो फ्लो चार्ट बताया ना उसमें मेंशन कर दिया। और सर्टोली सेल के फंक्शन को देखें तो ये कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर रही है, विकासशील शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी सर्टोली सेल। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं होती है। और लीडिंग कोशिकाएं पुंजन, एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। यहां पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम हो, जिनको हमने इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल या प्रतिरक्षात्मक कोशिका कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझने में आई बेटा? अब आगे देखो, ये डायग्राम दे रखा है ना, ये ओरिजिनल डायग्राम है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब के ट्रांसफर सेक्शन का ओरिजिनल डायग्राम है और स्लाइड में माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखना बेटा कि ये जो पार्ट है ना, एक देखो मैंने ये ब्लू कलर का सर्किल बनाया ऐसे, ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं, समझ रहे हो? ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं। तो आपको ये जो रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, डार्क रेड कलर का एरिया, इसको हम बोलेंगे यहां पर अंतराली अवकाश। ठीक है, इसको अंतराली अवकाश कहेंगे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, स्पर्म आपको पता लगे रहे, जिसमें पूंछ टेल जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है। ये देखो, ये स्पर्म है ना, ये वो स्पर्म है। और सर्टोली कोशिका देखो इसमें से स्पेसिफाई नहीं कर रखी है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सी जगह पर उसको लेबल कर रखा है ना। तो ये आपको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म, सर्टोली सेल कहां पर लेबल कर रखा है वो आपको पता रखना है। बताओ बेटा, यहां तक की बातें समझने में आई? डायग्राम समझने में आ गया? चलो ठीक है। इसके बाद में अब एक टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन।
अब देखो, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक के बनने की प्रक्रिया, गैमिट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया, युग्मक बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस है। यह बेटा दो स्टेज में होता है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है इनमें oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन और oogenesis अंड जनन, ठीक है। तो ये दो फेज में होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी में और oogenesis फीमेल बॉडी में होगा। इस प्रक्रिया के लिए विटामिन ए व विटामिन ई आवश्यक है। ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई गैमेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। विटामिन ई को तो आप जानते ही हो बेटा, इसको अपन फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। फर्टिलिटी विटामिन, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो स्टेरिलिटी हो जाती है ना, स्टेरिलिटी हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। इसलिए विटामिन ई को फर्टिलिटी या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, या तो फर्टिलिटी कह दो या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ये जो गैमेटोजेनेसिस है वो बेटा 3 स्टेज में हम पढ़ेंगे इसको, 3 स्टेज में, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ो या oogenesis पढ़ो, 3 स्टेज में पढ़ेंगे। पहली स्टेज है इसकी गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लाइकेशन फेज, जिसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरा होगा बेटा गुणन प्रावस्था के बाद में वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा? सेल के साइज में ग्रो होगी। और लास्ट इसमें परिपक्वन प्रावस्था, जिसको आप मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं, और इस फेज में मियोसिस डिवीजन होगा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन को हम परिपक्वन विभाजन या मैच्योरेशन डिवीजन भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्टेज में होना है, और इनमें हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा अभी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में वृषण में अपरिपक्व नर जनन कोशिका से अपरिपक्व नर जनन कोशिका से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है ना, जिसमें एक स्पर्म को बनने में लगभग 65 से 75 डे का टाइम लगेगा, मतलब 2-2.5 महीने लग जाता है एक शुक्राणु को बनने में, ठीक है। तो एक स्पर्म को बनने में 65 से 75 डे का टाइम लग जाता है। मतलब कि ये जैसे एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, अब एक बार में एक स्पर्म थोड़ी बनेगा, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो ये जो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये जो टाइम है वो एक स्पर्म को बनने में कितना लगेगा, तो 65 से 75 डे के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है, जिसमें स्पर्म बन जाते हैं। तो या तो आप एक स्पर्म कह दो या एक प्रक्रिया कह दो, है ना, इतना टाइम के अंदर एक प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे देखो कहां पर होती है, तो शुक्र जनन या रेता नलिका में। शुक्र जनन या रेता नलिका में होती है। यह है यौवन आरंभ, प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। ये जो प्रक्रिया है प्यूबर्टी में स्टार्ट होगी और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे फीमेल में 45 टू 50 ईयर की एज में स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन वृद्धावस्था में स्पर्मेटोजेनेसिस रेट स्लो हो जाती है ना। मतलब कि ये मृत्यु तक चलता रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो रेट है वो स्लो हो जाती है, बंद नहीं होता है, लेकिन शुक्राणु बनते रहेंगे लेकिन धीमे बनेंगे, है ना। इसकी जो रेट है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो स्लो हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं वो समझ लीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम बोलेंगे यहां पर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको। बाकी तो मल्टीप्लाइकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज वो तो देखेंगे अपन, है ना। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस नाम से पता लग रहा है, जेनेसिस मतलब बनना, किसका बनना, स्पर्मेटोसाइट का बनना। कौन से वाली स्पर्मेटोसाइट का, पहले कौन सी बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। समझने में आई ये बात, चलो ठीक है, लिखो इसमें स्पर्मेटोगोनिया यह स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने की प्रक्रिया है। स्पर्मेटोगोनिया कई समसूत्री विभाजन द्वारा कई समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट स्टेज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट अर्धसूत्री या फर्स्ट परिपक्वन विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या प्रथम परिपक्वन विभाजन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन से दो अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा तो उससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, ठीक है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। और तीसरा है बेटा इसमें अर्धसूत्री
सेकंड, या फिर आप इसे सेकंड परिपक्वन विभाजन भी कह सकते हैं। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मियोसिस डिवीजन एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। द्वितीय अर्धसूत्री को ही द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहते हैं। इसमें देखो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो अगुणित स्पर्मेटिड, जिसको हिंदी में शुक्राणु प्रसू या फिर शुक्राणु पूर्वी अवस्था भी कहते हैं, तो स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, दो सेकेंडरी दो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसमें सेकंड, क्या कह रहे हो? वैसे हैप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस कैसे होगा? तुमने मियोसिस डिवीजन पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बताओ। पढ़ा था, है ना। तो कितने होते हैं मियोसिस डिवीजन में स्टेज? दो होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड मियोसिस को माइटोसिस की मानते हैं। तो फिर आगे देखो बेटा, इसके बाद अब स्पर्मेटिड यहां पर बन गए, है ना। अब यहां पर जो डी स्टेज आती है, इसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण या स्पर्मियो जेनेसिस कह सकते हैं। शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। एक मिनट रुको, देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा कि जैसे ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, तो स्पर्मेटिड गोल आकार के होते हैं ना, तो इनमें टेल पाई जाती है ना। जैसे शुक्राणु में पूंछ होती है, तरकु आकार के हैं, हल्के होते हैं, गतिशील होते हैं। तो स्पर्मेटिड ऐसे नहीं होते हैं। स्पर्मेटिड ये साइज में थोड़े बड़े हैं, आकृति में गोल है, पूंछ इनमें एब्सेंट होती है ना, और यहाँ पे गतिशील भी नहीं होते हैं। तो अब शुक्र कायांतरण, कायांतरण मतलब बॉडी में चेंज आना, तो स्पर्मेटिड की बॉडी में चेंज आते हैं और स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो शुक्र कायांतरण में लिखेंगे अपन गोल व अचल, गोल व अचल स्पर्मेटिड से तरकु आकार के पूंछ युक्त व गतिशील शुक्राणु का बनना शुक्र कायांतरण है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। और इस दौरान नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, ठीक है। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है उस समय कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है ना, कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो आपको मैं एक कंपैरिजन करके बता रहा हूं, इसको समझ लीजिए, बाद में लिख लेंगे फिर। ये एक तरफ तो मैंने यहां पर लिखा बेटा स्पर्मेटिड,
और दूसरे साइड में नोट किया मैंने यहां पर स्पर्म। पहले समझ लो बेटा इसको, है ना, फिर बाद में लिख लेंगे। तो ये यहां पर नोट किया स्पर्म। तो देखो स्पर्म बनने की प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले देखो स्पर्मेटिड कैसा है, ये भारी व अगतिशील है, भारी व अगतिशील है और गोल है, राउंडेड शेप में होगा। और स्पर्म कैसा हो गया, हल्का व गतिशील, हल्का व गतिशील, ठीक है, और तरकू आकार का है, जिसमें पूंछ भी पाई जाती है। अब हमें ये देखना है कि इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया। इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ है, बस बॉडी में चेंज आया है इसके में। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट चेंज पर बात करते हैं, जैसे केंद्रक, है ना, केंद्रक में बात कर रहे हैं। देखो स्पर्मेटिड का केंद्रक कैसा है, बड़ा व गोल केंद्रक है, और हैप्लॉइड तो है ही खैर, है ना। अब देखो बेटा, यहां पर न्यूक्लियस में क्या चेंज आया कि स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है वो बड़ा व गोल केंद्रक है। अब जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं उस समय केंद्रक से जैसे केंद्रक द्रव्य, आरएनए, केंद्रिका, ये सभी बाहर निकल जाते हैं। तो केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ रहता है, बाकी का जो सारा कंटेंट है न्यूक्लियस का वो बाहर निकल जाएगा। समझने में आ रही है बात भाई, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पदार्थ को छोड़ करके सारे कंटेंट बाहर निकल गए। जैसे पानी उसमें से बाहर निकल गया तो न्यूक्लियस कंडेंस हो गया, संघनित हो गया, है ना। अब न्यूक्लियस का जो शेप है, इसका जो आकृति, जैसे ये अभी गोल आकृति का है, तो अब गोल आकृति का नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, जैसे एलोंगेटेड दीर्घित केंद्रक बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये यहां पर चेंज आ रहे हैं। तो आरएनए व जल बाहर निकलेगा, देखो आरएनए व जल बाहर, केंद्रक से ये जो कंटेंट है वो बाहर निकल गया, कहां पर आ गया, साइटोप्लाज्म में, है ना। आरएनए व जल बाहर निकलेगा तो केवल क्रोमेटिन पदार्थ प्रेजेंट है, केवल क्रोमेटिन पदार्थ प्रेजेंट, ओनली क्रोमेटिन मटेरियल है न्यूक्लियस में, केवल क्रोमेटिन है और कुछ भी नहीं है, सारे कंटेंट बाहर निकल गए, केवल क्रोमेटिन पदार्थ है। तो केंद्रक कैसा हो गया, केंद्रक संघनित व दीर्घित। ये देखो बेटा, इसमें न्यूक्लियस में चेंज आए, ठीक है। समझने में आया नहीं आया, मैंने ये चेंज किस तरह से लिखे हैं कि स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और राउंडेड न्यूक्लियस था, और वहां पर न्यूक्लियस से आरएनए, वाटर कंटेंट सारे बाहर निकल गए, है। तो केंद्रक हल्का हो गया, वजन में भी हल्का हो गया, कंटेंट सारे बाहर निकल गए, केवल क्रोमेटिन पदार्थ है ना। और केंद्रक संघनित हो गया, कंडेंस हो गया, और दीर्घित हो गया, एलोंगेटेड हो गया। अभी देखो सारे डायग्राम से देखेंगे अपन, है ना। अभी आप थ्योरी समझ लो, फिर डायग्राम से मैं पूरी चीजें आपको रिपीट करके बताऊंगा। ये तो आया बेटा यहां पर केंद्रक में परिवर्तन। इसके बाद में दूसरा परिवर्तन बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं, तारक का या तारक केंद्र। एक तो सेंट्रोसोम होता है, एक सेंट्रियोल होता है ना। सेंट्रोसोम डिवाइड करके सेंट्रियोल बना रहा है। तो सेंट्रोसोम में देखो, यहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है स्पर्मेटिड में। अब इससे यहां पर दो सेंट्रियोल, है ना, दो सेंट्रियोल बनेंगे। एक सेंट्रोसोम से कितने बनेंगे, दो सेंट्रियोल बनेंगे, जिनको आप हिंदी में तारक केंद्र कहते हैं। ये तारक काय था यहां पे। अब देखो दो तारक केंद्र कौन कौन से हो गए, तो इसमें एक तो हम कहेंगे समीपस्थ, समीपस्थ सेंट्रियोल। अब देखो बेटा, ये समीपस्थ और इनको दूरस्थ सेंट्रियोल किस बेसिस पर बोल रहे हैं, है ना। ये दो प्रकार के सेंट्रियोल बनेंगे यहां पर, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल बनता है।
ठीक है। समीपस्थ तारक केंद्र को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे और दूरस्थ तारक केंद्र को डिस्टल सेंट्रियोल बोलेंगे। अगर सेंट्रियोल केंद्रक के पास में है, न्यूक्लियस के पास में है, तो उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कह रहे हैं। न्यूक्लियस से 90 डिग्री के कोण पर, राइट एंगल पर थोड़ा दूर है, तो उसको डिस्टल सेंट्रियोल बोल रहे हैं। तो ये केंद्रक के नीचे गर्त में प्रेजेंट, केंद्र के समीप प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है। अब इसका पता है बेटा फंक्शन क्या होगा समीपस्थ तारक केंद्र का। जैसे मान लो शुक्राणु जब अंडे को फर्टिलाइज करता है, तो अंडे में अपने सेंट्रियोल को ट्रांसफर करेगा, कौन से वाले को, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट में जो पहला विभाजन होता है, भाई आपने देखो में होता है एनेस्टल, जिसमें स्पाइंडल फाइबर नहीं बनता है वहां पे, है ना, यहां पर स्पाइंडल फाइबर बनेंगे। तो जो जाइगोट में एक सेंट्रियोल, तो ओव्यूम का एक सेंट्रियोल होगा स्पर्म का। तो जो समीपस्थ तारक केंद्र है, ये युग्मनज में पहले विभाजन को स्टिमुलेट करता है, मतलब पहले विभाजन में भाग ले रहा है। तो इस आरंभ करते हैं युग्मनज में प्रथम विदलन प्रारंभ करता है। बेटा विदलन एक प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। तो जो पहला विभाजन कौन स्टार्ट करेगा, समीपस्थ तारक केंद्र करेगा। अब ये दूरस्थ तारक केंद्र की बात करें तो यह है समीपस्थ तारक केंद्र के समकोण पर, समीपस्थ तारक केंद्र के समकोण पर प्रेजेंट होता है। और इसका कार्य है, यह अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करेगा, जिसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। ये जो अक्षीय तंतु स्पाइंडल फाइबर होता है ना, जो एक्सियल फिलामेंट, सॉरी एक्सियल फिलामेंट बोलेंगे, तो ये अक्षीय तंतु शुक्राणु के मुख्य अक्ष को बनाता है, उसका मेन एक्सिस बनाएगा। तो देखो बेटा दूसरा क्या चेंज आया, स्पर्मेटिड में सेंट्रोसोम थे, स्पर्मेटिड में सेंट्रियोल बने, 2 सेंट्रियोल हैं वहां पे। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो पहला डिवीजन स्टार्ट करेगा जाइगोट में, डिस्टल सेंट्रियोल ये अक्षीय तंतु का निर्माण कर रहा है। ये समझने में आया बेटा, ठीक है। अब तीसरा चेंज देखना क्या आ रहा है यहाँ पे, थर्ड चेंज है गोल्जी बॉडी। स्पर्मेटिड में क्या प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। अब गोल्जी बॉडी क्या कर रहे हैं, ये शुक्राणु में केंद्रक के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम निर्माण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्रोसोम निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन बेटा ये भी यहां से बनता है, आया हुआ भी है पीएमटी में, कि एक्रोसोम निर्माण में कौन सा सेल ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो गोल्जी काय पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो बेटा एक्रोसोम का काम क्या होगा यहाँ पे, तो एक्रोसोम में इसमें स्पर्म लाइसीन एंजाइम प्रेजेंट है, जो निषेचन के दौरान एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि अंडे को भेदने में सहायक होते हैं, ठीक है। अंडे के बाहर की तरफ ऐसे मेम्ब्रेन होती है, जैसे कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन है, तो उन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए, भेदने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पर्म लाइसीन एंजाइम कहलाएंगे, जो एक्रोसोम के अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम यह केंद्रक के ऊपर
कैप-लाइक स्ट्रक्चर, टोपी नुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा बेटा देखो, मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल बताऊं। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है, इनके एग्जाम्पल्स बता दो, तो स्पर्म लाइसिन के एग्जाम्पल में यहां पर नोट कर रहा हूं मैं। जैसे एक है बेटा यहां पर सॉरी, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, सीपीई, इसको बोलते हैं कोरोना भेदक एंजाइम। ये जो कोरोना रेडिएटा होता है, अंडे के बाहर की तरफ झिल्ली होती है, तो उसको पेनिट्रेट करेगा। हाई एल्यूरिनोडेज, हाई एल्यूरिनोडेज जो हाई एल्यूरोनिक अम्ल है उसको डिसॉल्व करेगा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं को जोड़ने में काम करता है ना, ठीक है, उसको हाई एल्यूरिनोनिक अम्ल कहते हैं। तो हाई एल्यूरोनिक अम्ल को डिसॉल्व करेगा हाई एल्यूरिनोडेज एंजाइम। अरे यार ये इस पे सही नहीं लिखा, हाई एल्यूरिनोडेज। ठीक है, और एक है बेटा इसमें जोनालाइसिन, ठीक है, जो जोना पेलिसिडा को डिसॉल्व करता है उसको जोनालाइसिन बोलेंगे, और जोनालाइसिन को एक्रोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे स्पर्मलाइसिन के एग्जाम्पल्स हो गए कि ये वाले एंजाइम एक्रोसोम के अंदर भरे रहते हैं। पोजीशन समझने में आ गई कहां पर होगा। चलो भाई आगे देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चेंज देखो बेटा यहां पर क्या आ रहा है। ये तो हो गया अपने गोल्जी बॉडी के बारे में बात। अब बात कर रहे हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया कि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, किसमें, स्पर्मेटिड में, तो माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे हुए, ये स्केटर्ड होता है, ऐसे बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे शुक्राणु में, वो एक अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिल व्यवस्था में जमा हो जाते हैं, ऐसे स्पाइरल मैनर के अंदर अरेंज होंगे, उसको बोलते हैं नेबेन कर्ण आच्छद। तो अक्षीय तंतु के चारों ओर, अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, नेबेन कर्ण आच्छद। क्या बोलेंगे, नेबेन कर्ण आच्छद। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट होता है अराउंड एक्सियल फिलामेंट, उसको हम नेबेन कर्ण आच्छद कहते हैं। और एक लास्ट चेंज अपन देखते हैं बेटा यहां पर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म यहां पे अधिक मात्रा में प्रेजेंट। इसमें स्पर्मेटिड में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में होगा। लेकिन जब बेटा स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो मोस्ट ऑफ द जो साइटोप्लाज्म है, अधिकांश कोशिका द्रव्य शुक्राणु से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य की बड़ी मात्रा का ह्रास होगा, कोशिका द्रव्य की बड़ी मात्रा का ह्रास होता है, और साइटोप्लाज्म की पतली परत, ठीक है, पतली परत मध्य भाग में मेनचेट कहलाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बहुत पतली परत होती है, किसमें, शुक्राणु के मध्य भाग में, उसको क्या कहेंगे, मेनचेट कहेंगे। ये बेटा यहां पर चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो वापस से समझो इसको कि
ये हम यहां से पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया कई रही है और फिर उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गई। अब विभाजन हुआ तो 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस होगा तो 2 अगुणित स्पर्मेटिड बनेंगे, है ना, बन गए स्पर्मेटिड, अगुणित हैप्लोइड है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को ही स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण कहते हैं, जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये स्पर्मेटिड की संरचना है। यहां पर केंद्रक बड़ा व गोल है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे हुए हैं, साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसी स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड के अंदर होते हैं और इनमें वो सामने जो चेंज लिखे हैं मैंने कि न्यूक्लियस में क्या चेंज आया, सेंट्रोसोम में क्या आया, साइटोप्लाज्म के अमाउंट में क्या चेंज आ रहा है, तो ये सारे जो चेंज होने के बाद में वहां पर क्या बना, स्पर्म बना। अब हम इन सारे प्रोसीजर को एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले एक बार समझ लो, फिर लिख लेंगे बेटा इसको। देखो, ये जो डिप्लॉइड सेल है, ये है बेटा यहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल। एक मिनट, है ना, ये जो 2n सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। तो ये देखो बेटा अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है ना, और समसूत्री विभाजन हुआ तो ये ऐसे संख्या में वृद्धि करती जाएगी। तो ये सभी सेल कैसे बनेगी, डिप्लॉइड बनेगी। ये सभी बेटा स्पर्मेटोगोनिया है ना, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से मतलब 8, 8 से 16, तो ऐसे ये संख्या में वृद्धि करती जा रही है। इसलिए इस प्रावस्था को आप गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लाइकेशन फेज के नाम से जानोगे, है ना। मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, इसलिए इसको गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लाइकेशन फेज कहता है। अब सुनना बेटा, स्पर्मेटोगोनिया के टाइप, स्पर्मेटोगोनिया 2 प्रकार की है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। जब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होगा तो ए बनेगा और बी बनेगा। अब टाइप ए में फिर समसूत्री विभाजन होगा तो ए बनेगा और बी बनेगा, और बी में विभाजन होगा तो केवल बी स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। समझने में आई बात, है ना। अब ये टाइप ए और टाइप बी का क्या सिस्टम होता है, क्या चक्कर पड़ता है इनके फंक्शन में, तो वो देखो, जो टाइप ए है यह आधार कला के समीप प्रेजेंट होती है, समीप, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी उसके नजदीक पाई जाएगी। ठीक है, और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का और क्या फंक्शन होगा, तो आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक है ना, और यह समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया संख्या का नियमन करती है। ये बेटा इनके नंबर को बना करके रखेगी, है ना। जैसे ए स्पर्मेटोगोनिया कभी भी स्पर्म बनाने में भाग नहीं लेती है डायरेक्टली, ए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो केवल माइटोसिस डिवीजन करती रहेगी और इनके नंबर को मेंटेन करती रहेगी। ठीक है, इसलिए बेटा इसको आप आरक्षित स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हो। क्या कह रहे हैं, आरक्षित स्पर्मेटोगोनिया, रिजर्व स्पर्मेटोगोनिया। अगर आपसे पूछा रहा है कि रिजर्व स्पर्मेटोगोनिया कौन सा होगा, टाइप ए,
इसको रिजर्व स्पर्मेटोगोनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग नहीं ले रही है ना, ये केवल स्पर्मेटोगोनिया की संख्या का नियमन करती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के समीप पाई जाती है। अब टाइप बी के बारे में सुनो। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये आधार कला से दूर स्थित होती है, मतलब थोड़ा दूर चली जाएगी, ल्यूमेन की तरफ, गुहा की तरफ आ जाएगी, ये बिल्कुल पास में नहीं रहेगी बेटा वहां पे, है ना, आधार कला से दूर चली जाएगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है उसमें वास्तव में भाग ले रही है ना। जो ट्रूली स्पर्मेटोगोनिया है वो अपन इस बी को कह रहे हैं, और जो ए है इसको आप स्टेम सेल कह सकते हो। जो ए स्पर्मेटोगोनिया है ना उसको स्टेम सेल कह सकते हैं, वो केवल संख्या का नियमन करेगी। तभी बेटा मैंने ये अलग से लिखा कि भाई अगर आप लोगों को पढ़ना है तो साइड वाला भी पढ़ लेना, अगर लगता है कि नहीं हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ना है क्योंकि वो सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो ये वाली चीज पढ़ लेना। ठीक है, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको दोनों चीजें बताई है कि स्पर्मेटोगोनिया के भी दो टाइप होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेती है, टाइप ए भाग नहीं लेगी, ये केवल बी की संख्या का नियमन करती है, इसलिए टाइप ए को रिजर्व स्पर्मेटोगोनिया या आरक्षित स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। समझने में आई बेटा बात ये वाली? अब आगे ध्यान दो। अब देखो ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये आकार में वृद्धि करती है पोषक पदार्थों को ग्रहण करके, और अब जो सेल बनी है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये देखो ग्रोथ कर रही है सेल, साइज में ग्रोथ, इस प्रावस्था को आप वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं, है ना, वृद्धि प्रावस्था। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इससे क्या बना बेटा, यहां पर दो हैप्लॉइड सेल बन रही है ना। सेल है, इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है ना। देखो एक मिनट में ये डायग्राम बना के बताऊं इसमें कि एक हैप्लॉइड सेल तो ये बन गई और एक हैप्लॉइड सेल ये बन गई, और इनके बीच में यहां पर होता है ये कोशिका द्रव्य सेतु, है ना, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, उसके द्वारा दोनों सेल आपस में कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये क्या बन गई यहां पर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, है ना, अलग अलग है सेल। अरे बीच में ये जो बनाया है ना इसको तो हम यहां पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कह रहे हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होती है सेल, बाकी सेल्स अलग अलग होती है दोनों। अब देखो बेटा फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर सेकंड अर्धसूत्री विभाजन हुआ, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन हुआ यहां पर, तो देखो ये संख्या में 4 स्पर्मेटिड बन गए, और ये जो स्पर्मेटिड है ये भी आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से कनेक्ट है। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड कहलाता है। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना, उसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, तो कोई बात नहीं बेटा डायरेक्ट पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन जो वास्तव में होता है वो इस तरह से निर्माण चलता है इनका। तो ये स्पर्मेटिड बन गए। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये देखो प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसीलिए इसको आप परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। आई बात समझने में? अब देखो जो प्रत्येक स्पर्मेटिड है इनसे एक एक स्पर्म बन जाएगा इस तरह से,
ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, इनके बीच में लिंक होता है, वो टूट जाता है और ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया। ठीक है, ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब बताओ मुझे, यहां तक की बातें आपको डायग्राम से समझने में आई नहीं आई? क्लियर है? चलो ठीक सर, है। जब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जब सेकेंडरी में चेंज होता है तो उसका साइज चेंज हो जाता है? वो तो देखो रिडक्शनल डिवीजन होता है बेटा। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है वो रिडक्शनल डिवीजन है, उसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या रिड्यूस हो रही है ना, वो सारे कंटेंट रिड्यूस होंगे तो साइज तो कम होगा वहां पे। और जो सेकंड मियोसिस डिवीजन है वो इक्विटोरियल डिवीजन होता है, उसको समानकारी विभाजन कहते हैं। समानकारी विभाजन के अंदर तो आप जानते ही हैं कि सेकंड मियोसिस माइटोसिस के इक्वली होता है। इसलिए कई बार बच्चों के पता है दिमाग में ये चीज चलती है कि सर देखो पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एक मिनट देखो बेटा, वापस इस डायग्राम पर आओ आप, है ना। इस डायग्राम में एक चीज आपको और समझाता हूं कि यहां पर जो क्रोमोसोम है ना बेटा वो 46 है, या फिर आप इसे 44XY लिख लो, है ना। तो अब देखो बेटा, इनमें 44XY और इनमें भी 44XY, है ना। इनमें 44XY, इनमें 44XY, है ना। ऐसे ही तो लिखे सेल है, तो समझने में आया बेटा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में देखो 44XY, है ना। और फर्स्ट मियोसिस हुआ यहां पर, तो एक में 22X कर दिया, दूसरे वाले में 22Y कर दिया। ठीक है, अब बताओ रिड्यूस हो रही है यहां पर नंबर, इसलिए फर्स्ट मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन। ये न्यूनकारी रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसको आप रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हो क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। फिर अब आगे देखो, अब बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर देखो 22X हो गए, तो इनमें 22X क्यों आए स्पर्मेटिड में? उसमें तो और कम हो जाने चाहिए गुणसूत्र की संख्या, क्योंकि अर्धसूत्री है ना। जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था पहले, तो ऐसा नहीं होता है। सेकंड मियोसिस डिवीजन को माइटोसिस के इक्वल माना जाता है। और माइटोसिस में क्या होता है बेटा, जो मात्र कोशिका में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतनी पुत्री कोशिका में रहेंगे। अब यहां पर मात्र कोशिका कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पुत्री कोशिका कौन है? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड में उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने मदर सेल के अंदर है, क्योंकि सेकंड मियोसिस माइटोसिस के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं सेकंड मियोसिस ये माइटोसिस के समान है, इसलिए इसको आप समानकारी विभाजन, इक्विटोरियल डिवीजन कह सकते हैं। तो ठीक है, समझने में आई नहीं आई बात? ठीक है, अब आगे बेटा देखो, अब मैं आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस की चीज यहां से और समझा देता हूं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण, स्त्रियों में अंडाशय, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रम से नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिका, है ना, यही तो प्रीमोडियल जर्म सेल है। एनसीईआरटी ने उसको स्पर्मेटोगोनिया ही लिख दिया। अरे भाई, स्पर्मेटोगोनिया अपरिपक्व नर जनन कोशिका से बनती है, उसका नाम प्रीमोडियल जर्म सेल होता है। बेटा प्रीमोडियल जर्म सेल योग सैक से बनी, देखो योग सैक से प्रीमोडियल जर्म सेल बनी, प्रीमोडियल जर्म सेल से मैच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनी। तो शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो किशोरावस्था के समय शुरू होती है, जिसको प्यूबर्टी, ये यौवन आरंभ कहते हैं। शुक्र जनक नलिकाएं के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन, शुक्राणुजन मतलब स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, उनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब एनसीईआरटी ने देखो इस वाली लाइन को पढ़ो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको कह दिया? वह स्पर्मेटोगोनिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, उस सेल को या उस स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा है।
एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन आ गया, को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? वही 23, 22x 22y, आधों में x और आधों में y। तभी तो कहते हैं बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, तो हम कहेंगे सर 2 प्रकार के बनते हैं, है ना, एक 22x वाले, दूसरे 22y वाले। ठीक है, तो शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंतःक्षेपित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन कोशिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, वीर्य सेचन नहीं कहेंगे उसको, स्पर्मिएशन याद रखना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। वीर्य सेचन इनसेमिनेशन को बोलते हैं, तो ये वाले टर्म नहीं बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। ये देखो, है ना, तो जैसे एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बन गए, स्पर्म बनने के बाद में जो स्पर्म का हेड पार्ट है, शीर्ष भाग है, वो सर्टोली कोशिका में अंतःक्षेपित हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है वहां से न्यूट्रिएंट को लेने के लिए, क्योंकि पोषक पदार्थ तो उसको वहीं से मिलेंगे, है ना। अब जैसे मान लो कि क्यों अंतःक्षेपित हुआ, आपसे पूछा जाए कि शुक्र जनन होने के बाद में शुक्राणु का शीर्ष भाग सर्टोली कोशिका में अंतःक्षेपित हो गया, क्यों हुआ? न्यूट्रिएंट को लेने के लिए। ठीक है, अब मान लो न्यूट्रिएंट उसने ले लिए, उसका मैच्योरेशन हो गया स्पर्म का, तो अब शुक्राणु सर्टोली कोशिका से हट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझने में कि सर्टोली कोशिका से शुक्राणु का बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये देखो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। बताओ कोई डाउट है क्या इस वाले पोर्शन में? समझने में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक की प्रक्रिया समझने में आ गई? हाँ बेटा बोलो। यस सर। हाँ सर। अब एक ये हाँ, 1 मिनट रुको बेटा, ये डायग्राम देखो, है ना, ये एनसीईआरटी में स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दे रखा है। देखो ये वाला, है ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दे रखा है। यौवन आरंभ पर स्पर्मेटोगोनिया, सूत्री विभाजन, प्राथमिक कोशिका, प्रथम विभाजन, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, शुक्राणु प्रसू। अब देखो यहां पर है ना, कोई साइटोप्लाज्मिक ब्रिज नहीं बना रखा है ना, जो मैंने अभी कोशिका द्रव्य एक ब्रिज आपको बना करके समझाया, वो इसमें नहीं बना रखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से पढ़ लो, लेकिन रियल में वैसा ही होता है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, है ना, तो वो वास्तव में उसी तरह से आएगा। ठीक है, जो अपन देखते हैं क्या रियल में कैसा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो वो जो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताया है, इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। बताओ बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक के पोर्शन में? समझने में आ गया आप लोगों को? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। यहाँ इससे ऊपर वाला लिख लिया था, ये वाली चीजें स्पर्मेटोजेनेसिस नोट कर लिया था, हो गया था ना? एक